देखो, हम लोग आज पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है। मुख्यमंत्री में मेन मंत्री परिषद जो भाग 6 हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले भाग 6 में हमने किसको पढ़ लिया है, राज्यपाल को पढ़ लिया, ठीक है। राज्यपाल के बारे में चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और देखो, राज्यपाल के बारे में हमने आपको बताया था कि राज्यपाल जिस तरीके से केंद्र में हमारा राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरीके से राज्य में काम करने के लिए राज्यपाल होते हैं। यानी हम मान सकते हैं कि समकक्ष जैसे राष्ट्रपति वहाँ पे हैं, उन्हीं के समकक्ष राज्य में कौन होते हैं, राज्यपाल। इनके अनुच्छेद भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, ठीक है। स्केलेट्रिक भी हमने आपको बताई थी, है ना, क्लियर है। 52 से लेकर के हमने 152 से लेकर के हमने 161 तक लगभग आपको बता दिया था, हैं। 161 में लास्ट में अनुच्छेद में आपको बताया था कि 161 में किसका वर्णन किया गया है, क्षमादान। किसके क्षमादान, राज्यपाल के क्षमादान। जबकि जो राष्ट्रपति का क्षमादान वो कितने में होता है, अनुच्छेद 72 में होता है। 61 के बाद 62 में जो है, इसमें जो 62 अनुच्छेद है वो भी राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। 162 जो है ना, 161 के बाद 162 जो है वो राज्यपाल से जुड़ा हुआ है, यानी इनकी शक्तियों का विस्तार इसमें दिया गया है, ठीक है। तो वो हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो नहीं याद करना है। लेकिन हम यहाँ से अब देखेंगे अनुच्छेद 163 से, यानी हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था, सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री वगैरह आए थे, उनका मंत्रिपरिषद आया था कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे अगर भाग 5 तुमने अच्छे पढ़ से पढ़ लिया है, तो भाग 6 आसानी से समझ में आता चला जाएगा, ठीक। बिल्कुल उसी के जैसा ये भी है। वहाँ पे केंद्र में सब कुछ होता था, यहाँ राज्य में सब कुछ होगा, ठीक है। तो वहाँ भाग 5 में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के बाद डायरेक्ट हमने मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था, और इसके बारे में पढ़ा था, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था। उसी तरीके से यहाँ पे राज्यों में कौन होगा, राज्यपाल के बाद कौन आएंगे, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के अनुच्छेद कौन कौन से होते हैं, उनका मंत्रिपरिषद कैसा होता है, आज हमें ये पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 163 से शुरू होगा। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का वर्णन, कौन सी मंत्रिपरिषद का वर्णन, राज्य की मंत्रिपरिषद का वर्णन, राज्यों की मंत्रिपरिषद का वर्णन किसमें दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 163 में। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे केंद्र की मंत्रिपरिषद का वर्णन वो कौन से में है, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 74, ठीक है। और 75 में जो है प्रधानमंत्री की चर्चा, बात समझ पा रहे थे, क्लियर। देखो अनुच्छेद 74 और 75 ये याद करना, और 76 में हमने आपको बताया था, वहाँ पे याद रखना। देखो ये अनुच्छेद बिल्कुल साथ में याद रखना, ये कंपेयर करके पढ़ेंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। जैसे अनुच्छेद 74 में वहाँ पर केंद्र स्तर पर मंत्रिपरिषद की चर्चा है, ऐसे ही अनुच्छेद 163 में आपको मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। किस में, ये राज्यों के मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। जैसे अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, भाई जो कौन नियुक्ति, कैसे की नियुक्ति की जाएगी, जो भैया बहुमत दल का विजयी बहुमत दल है, उसी में से एक व्यक्ति की नियुक्ति कर देंगे। राष्ट्रपति जी करते थे नियुक्ति की नहीं, वैसे ही अनुच्छेद 164 में अन्न मंत्री, और इसी में तुम्हारा दिया गया मुख्यमंत्री का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसी में किसका वर्णन किया गया है, मुख्यमंत्री। तो देखो दिया गया मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, बताया कि नहीं। तो वैसे अनुच्छेद 75 में क्या होता था, प्रधानमंत्री, वहाँ था प्रधानमंत्री की नहीं। और यहाँ पे 164 में आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री का वर्णन किया गया है। आपसे पूछेगा मुख्यमंत्री का अनुच्छेद कौन सा है, तो 164, क्लियर। इसके अलावा अनुच्छेद 76 में हमने आपको बताया था महान्यायवादी के बारे में, बताया था कि नहीं। तो उसी तरीके से महान्यायवादी का जो काम होता है, उसी तरीके से राज्य में एक होता है महान्यायवादी के समान ही एक व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं महाधिवक्ता। क्या कहते हैं उसे, महाधिवक्ता। इसका अनुच्छेद 165 में वर्णन है, ठीक। तो तीनों अनुच्छेद बिल्कुल एक समान याद हो जाएंगे कि नहीं। लेकिन देखो एक थोड़ी सी आपको ट्रिक देते हैं यहाँ से आपको क्या करना है कि ये जो केंद्र स्तर पर जितने अनुच्छेद आपको मिलेंगे, जैसे, ठीक है, वो राष्ट्रपति वाला तो छोड़ देंगे। यहाँ से आप अगर देखोगे, तो यहाँ से अगर आप देखोगे क्या कि इसमें 74 में आप 89 जोड़ दो, कितने जोड़ दो, 74 में 89 जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ोगे तो 163 मिलेगा। 75 में 89 जोड़ दो, जोड़ोगे तो 164 मिलेगा। 76 में 89 जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 165 मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ 74 के बाद से जो अनुच्छेद, जो पद, जो चीज़ें का वर्णन केंद्र सरकार में किया गया है जिस अनुच्छेद का, तो उससे तुम राज्य सरकार में अगर पहुंचना चाहते हो, उसी के समकक्ष कौन चीज़ है, तो तुम्हें क्या जोड़ना पड़ेगा, 89। क्या जोड़ना पड़ेगा, 89 अगर आप जोड़ो। 89 अगर आप जोड़ दोगे तो डायरेक्ट आप वही पहुंच जाओगे। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री की चर्चा किसमें है, तो तुम्हें प्रधानमंत्री का अनुच्छेद अगर याद है, अनुच्छेद कितना है, 75, तुमसे कह दे मुख्यमंत्री का वर्ण किसमें है, 89 जोड़ो वहाँ, तुरंत पहुंच जाओगे तुरंत मुख्यमंत्री के उसमें अनुच्छेद। लेकिन अगर तुम्हें मुख्यमंत्री का याद है और तुम्हें प्रधानमंत्री का भूल जा रहे हो, तो कह दो अच्छा है केंद्र, तो क्या कर दो, 89 घटा दो वहाँ से, फट दे पहुँचिए तुम के पास प्रधानमंत्री। मेरी बात समझ पा रहे, ये देखो अभी कहाँ तक चलेगा, अभी आपको हम बताएंगे। जब ये अनुच्छेद ये कहाँ से कहाँ तक ये लागू होता है, 76 के बाद में कहाँ से कहाँ तक लागू होता है, ये बाद में बताएंगे। उसके बाद 89 के बाद 90 जुड़ता है कहीं पे, है ना, तो वो बाद में बताएंगे जब आएगा तब। अभी आपको इतना याद रखना है कि अगर यहाँ से 74 से आपको पहुँचना है
कि जैसे मंत्री परिषद का वर्णन तुम्हारा केंद्र स्तर पर होता है, तो केंद्र स्तर पर मंत्री का परिषद का वर्णन तुम्हारा अनुच्छेद 74 में है, तो राज्य स्तर पर मंत्री परिषद का वर्णन कौन अनुच्छेद में होगा, तो बस 89 में जोड़ दो तो तुरंत निकल के आ जाएगा कि 63। ठीक, केंद्र स्तर पर तुम्हारे जो देश के प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे राज्य स्तर पर जो मुख्यमंत्री प्रमुख होते हैं तो उनका वर्णन कौन अनुच्छेद में, तो बस 89 जोड़ दो तुरंत 164 पहुँच जाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, ये कहीं तक फॉलो होती है, कहीं नहीं, जहाँ नहीं फॉलो होगी वहाँ हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना समझ में आया कि नहीं? तो पहला आप ये देखिए, मंत्री परिषद अनुच्छेद 163 कौन मंत्री परिषद, राज्य के मंत्री परिषद के बारे में। अनुच्छेद 164 में अन्य मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का सीएम का विवरण इसी में है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कौन है, जैसे हम केंद्र में महान्यायवादी पढ़े थे वैसे ही ये महाधिवक्ता हैं। ठीक है, महाधिवक्ता जब आएगा तो बाद में आपको पढ़ा देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए नियुक्ति, आपसे कहेगा कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भैया तुम तुरंत पढ़े हो आसानी से कि मुख्यमंत्री, यानी हम तुरंत पहुँचेंगे वहाँ पे पुरानी कॉन्सेप्ट पे, भाग 5 पे। भाग 5 में कौन थे, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा था, राष्ट्रपति। तो भैया यहाँ पे इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की कौन करेगा, तुरंत दिमाग लगाएंगे कि राष्ट्रपति के समकक्ष राज्य में जो पद है वो कौन है, राज्यपाल का। तो भैया प्रधानमंत्री की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति कर रहे थे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद हमने आपको बताया था कि शपथ, जब भी प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। तो भैया वहाँ शपथ राष्ट्रपति दिलाते थे प्रधानमंत्री को, तो यहाँ शपथ कौन दिलाएंगे, राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक, कार्यकाल, कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल वहाँ भी उनका फिक्स नहीं रहता था, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता था। बात समझ पा रहे हो? जैसे ही उनका बहुमत खो गया, राष्ट्रपति उनकी सरकार को गिरा देंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे इसमें भी होता है, इसमें भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। वैसे तो समानता कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है, लेकिन अगर बीच में मुख्यमंत्री की जो बने हैं, इनकी जो पार्टी है उसने बहुमत अगर खोल दिया तो फिर क्या करेंगे, राज्यपाल जी इनके पद को हटा देंगे इनको यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर कार्यकाल क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, 5 वर्ष का होता है सामान्यता अगर बनी रहे तो है, लेकिन इसको हम यहाँ पे कहेंगे ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। किसके प्रसाद पर्यंत होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वेतन, तो वेतन आपको याद होगा कि वहाँ पे मंत्री परिषद का जो वेतन होता था वे खुद ही अपना निर्धारित कर लेते थे। तो जब वे खुद निर्धारित कर लेते तो यहाँ भी अपना खुद निर्धारित कर लेंगे। प्रधानमंत्री अपना वेतन खुद निर्धारित करते थे कि नहीं? ऐसे यहाँ मुख्यमंत्री आ गए तो ये ऊपर वेतन खुद निर्धारित कर लिए, यानी ये वेतन कौन निर्धारित करेगी, इनकी खुद की मंत्री परिषद निर्धारित कर लेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बातें देखो वहीं से लिंक है, सब चीज़ें वो पढ़ चुके हो अच्छे से, सब यहाँ पे मिलता चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। तो भैया देखो मुख्यमंत्री, जैसे वहाँ पे प्रधानमंत्री की जो कार्य और शक्तियाँ लगभग जितनी थी वैसे कार्य और शक्तियाँ राज्य के संबंध में इनको प्राप्त हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखते हैं पहले, राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करते हैं। ऐसे राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग भी तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करते थे। बस देखो नाम हो जाता था राष्ट्रपति का, सब काम करते थे कौन, प्रधानमंत्री। वैसे ही राज्यपाल का नाम होता है। भाई कोई भी अगर बिल आएगा, कुछ भी आएगा, तो लास्ट में हस्ताक्षर कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। जैसे वहाँ पे प्रधानमंत्री जब कोई बिल नया कानून लाते थे ना तो सिग्नेचर कौन करते थे, राष्ट्रपति। यानी बिल कौन लाया है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति थोड़ा आए होते हैं, लाए तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अंतिम हस्ताक्षर किसके होने चाहिए, राष्ट्रपति के। उसी तरीके से जो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं उनका देखो राज्यपाल के लिए लिखा गया है औपचारिक रूप से कि ये आपकी शक्तियाँ हैं, लेकिन प्रयोग कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये वास्तविक प्रधान कैसे हैं, ये वास्तविक प्रधान है। जैसे वहाँ पे आपको हमने बताया था कि जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार में औपचारिक प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। वैसे ही यहाँ पे राज्य में की बात करेंगे तो औपचारिक प्रधान कौन है, राज्यपाल। वास्तविक प्रधान कौन है, मुख्यमंत्री। सब काम कौन करेंगे, मुख्यमंत्री। नाम किसका होगा, राज्यपाल का। बात समझ पा रहे हैं? वैसे काम है बिल्कुल। आगे देखो अनुच्छेद 167 ये अभी आपको अनुच्छेद पढ़ाएंगे इसके बाद भी, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी याद कर लेना। अनुच्छेद 167, ठीक है, में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद कर लेना। इसमें अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे राज्यपाल के संबंध में और कौन सी बातें देखना आया, अपने सभी कार्यों के बारे में राज्यपाल को सूचित करना। अब कुछ भी काम करने जाएंगे तो सूचित करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब भी कोनो काम करने जाएंगे तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर तो लेना पड़ेगा कि नहीं, या पहले सहमति ले ले। या जैसे हमने आपको बताया था कि जब बजट का प्रस्ताव आता है बजट के संदर्भ में, तब उस समय हमने आपको बताया था कि बजट के संदर्भ में राष्ट्रपति को पहले सिग्नेचर करना होते हैं। या फिर धन विधेयक के बारे में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की इसमें पूर्व सहमति होती है। ठीक है, होती है कि नहीं, कि भैया हमें इतना धन चाहिए और उसके लिए राष्ट्रपति की पहले सहमति होती है। तो भैया ऐसे अगर
इसमें भी तो सिग्नेचर करवा लिए, तो इसका मतलब सहमति उनकी हो गई ना। तो ऐसे यहाँ पे भी अगर धन विधेयक या बजट के बारे में होगा तो यहाँ राज्यपाल की सूचित पहले सूचना दे देंगे। ये राज्यपाल को सूचित करने का मतलब है सिग्नेचर करवा लेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे यहाँ पे देखिए मंत्रिपरिषद इनके और का काम है, जिससे वहाँ पे आपको पता था। देखो मंत्रिपरिषद में पहले सबसे पहले नियुक्ति प्रधानमंत्री की हो जाती थी। कौन कर देता था नियुक्ति? राष्ट्रपति कर देते थे। उसके बाद फिर जब प्रधानमंत्री बन गए तब वो क्या डिसाइड करते थे कि अब हमारी जो मंत्रिपरिषद में किस आदमी को कौन सा मंत्री का पद सौंपा है। जैसे मंत्री बहुत सारे विभाग होते हैं, ठीक है, हमने आपको बताया था। शिक्षा विभाग होगा, ठीक है, रेल मंत्रालय होगा। यहाँ रेल मंत्रालय तो नहीं होता, रेल मंत्रालय केंद्र के इसमें होता। स्वास्थ्य विभाग होगा और बहुत सारे विभाग होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे ही मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करा दी गई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी क्या करते थे? राष्ट्रपति से कहते थे कि इनको ये विभाग दे दो, इनका ये विभाग दे दो, इनका ये विभाग दे दो। यानी इनको सबको कौन कौन विभाग देना है मंत्रियों को, कौन डिसाइड करता था? प्रधानमंत्री ये डिसाइड करते थे और राज्यपाल उसी के हिसाब नियुक्त करते जाते थे। ऐसे ही यहाँ पे जैसे ही ये सीएम बने, भाई सीएम कौन बनेगा? तो जो पार्टी है, पार्टी में जिस पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर ली है उसमें से किसी एक व्यक्ति को बहुमत दल का वो नेता बना दिया जाएगा, वही मुख्यमंत्री बन गया। अब मुख्यमंत्री जैसे नियुक्त हो गए उसके बाद वो क्या करिए? आप कहिए कि अब हमको अपनी मंत्रिपरिषद बनाना है, अब हम राज्यपाल जी जिसको कही दें आपको उस व्यक्ति को मंत्री बना देना है और उसको वो विभाग दे देना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यानी मंत्रिपरिषद कैसे बनाएंगे? तो मंत्रियों का कार्य का निर्धारण करेंगे, यानी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भी यही करेंगे। मतलब जैसे मंत्रिपरिषद में मंत्री जो बन गए तो मंत्रियों को क्या सलाह देना है, कैसे देश के विकास के लिए कार्य करना, देश नहीं यहाँ राज्य आएगा, राज्य के विकास के लिए कार्य करना है तो अध्यक्षता कौन करेगा? यहाँ पे मुख्यमंत्री करेगा। इसके अलावा विभाग सौंपने का काम कि तुमको ये विभाग देना, तुमको ये विभाग देना, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना, ये काम किसका होता है? मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन करेगा कौन? राज्यपाल, ठीक है। इसके अलावा किस मुख्यमंत्री को हटाना है या उसका विभाग बदलना है तो ये काम भी कौन करेगा? यहाँ पे राज्य में मुख्यमंत्री करेंगे। बात समझ पा रहे हो? मुख्यमंत्री करेंगे लेकिन नाम किसका होगा? राज्यपाल का, ठीक है। इसके अलावा देखो विकासात्मक कार्य से संबंधित जितने प्रदेश में विकासात्मक कार्य आएंगे कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेंगे। किसकी सहायता से करेंगे? मंत्रिपरिषद की सहायता से करेंगे। किसकी सहायता से करेंगे? मंत्रिपरिषद की सहायता से। बात समझ पा रहे हैं? जैसे वहाँ पे भी प्रधानमंत्री विकासात्मक कार्य करते थे, किसकी सहायता से? मंत्रियों की सहायता से। बात समझ पा रहे हैं? इसके अलावा देखो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि यहाँ सीएम का वर्णन है और अन्य मंत्रियों का वर्णन है। तो देखो आपको याद होगा हमने बताया था कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, बताया था कि नहीं? वहाँ पे अनुच्छेद में कितने प्रकार के मेन होते हैं? 3 प्रकार के, मेन 3 प्रकार के होते हैं। एक चौथा को अलग ही जोड़ दिया गया है, ठीक है। मेन कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो कौन कौन होता है? देखो पहला यहाँ पे मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है? देखो पहला कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरा फिर कौन होता है? राज्य मंत्री। तीसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और चौथा कौन सा होता है? उप मंत्री। तो पहला कैबिनेट मंत्री, ये सबसे मेन होते हैं, ठीक है, बताया था ना, आपको याद होगा। फिर उसके बाद राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कब बनता है? आपको पता होगा, बताओ भाई कैसे बनता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार? हाँ, जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होता है तब ये तुम्हारा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे भी तुम्हारे ये 3 प्रकार के, 4 प्रकार हमने लिख दिया है, लेकिन ये भैया ये यही है, राज्य मंत्री यही है, ठीक है। ये पद तब आएगा जब ये वाला पद खाली हो जाए, मतलब ये कहूँ चले गए अपनी रिश्तेदारी में, बीमार हो गया, कुछ भी होगा, तब फिर तुम्हारा राज्य मंत्री जो होता है ये स्वतंत्र प्रभार बन जाता है, अर्थात ये सब फिर काम देखेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे 4 प्रकार के लिखे हुए हैं, ठीक, जिस तरीके से हमने आपको वहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है, अनुच्छेद 74 के 75 में पढ़ाया था, उसी तरीके से यहाँ राज्य स्तर पर तुम्हारा अनुच्छेद 163 और 164 में है, ठीक है। क्लियर? तो बाकी ये बिल्कुल आपको जो चीज़ आएंगी जोड़ करके आपको क्या समझना है, बिल्कुल प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री के काम जैसे हैं वैसे ही, जैसे ही प्रधानमंत्री के काम होते हैं बिल्कुल वैसे ही मुख्यमंत्री के काम होते हैं, बिल्कुल वहाँ से आपको जोड़ लेना है। अब लेकिन अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें, आप बताओ कि मुख्यमंत्री को बनने की सबसे न्यूनतम आयु क्या है, सबसे कम से कम आयु क्या है? तो बता सकता है कोई? मुख्यमंत्री को बनने की सबसे न्यूनतम आयु क्या है, बताओ? कितने वर्ष होती? हाँ, तो वैसे याद करना, जैसे हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री बनने की सबसे न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष। कैसे 25 वर्ष? क्योंकि हमने बताया था कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? 30 वर्ष। तो प्रधानमंत्री तुम्हारा लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। लोकसभा में न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, तो इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री 25 वर्ष का कौन लड़का है और जीत गया तो वो को बना सकता है। 25 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, ऊपर है तब तो बन जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। ऐसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? वो भी 25 वर्ष। कैसे? देखो, जैसे वहाँ पे हमने आपको बताया था कि
राज्य केंद्र स्तर पर चलेंगे तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है आपको पता है, केंद्र स्तर पर चलेंगे तो ऊपर होता है संसद, और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ऐसे राज्य स्तर पर आएंगे तो यहाँ होता है विधानमंडल। क्या होता है यहाँ पे? विधान मंडल, ठीक है। अब विधानमंडल के यहाँ पे 2 सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा आप कह दे आपसे कि विधान परिषद जो है उसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है, तो तुरंत एक समझकर चले जाओ 25 वर्ष, ठीक है। और अगर आपसे कह दे विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है, तो 30 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष है? 30 वर्ष। बात समझ पा रहे नहीं? अच्छा, संसद के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? संसद के सदस्य को क्या कहते हैं? ठीक, इसको कहते हैं सांसद, हिंदी में क्या कहते हैं? सांसद। संसद के जो सदस्य होंगे उनको क्या कहेंगे? सांसद। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम बात करें विधानमंडल के जो सदस्य होंगे, विधानमंडल में दोनों मंडल ये आ रहा है ना, विधानसभा विधान परिषद, तो विधान मंडल के जो सदस्य होंगे उनको क्या कहेंगे? विधायक। क्या कहेंगे? ऐसे जोड़ लो, सांसद है, संसद है सांसद, और ये विधानमंडल है तो इसका क्या हो जाएगा? विधायक, ठीक है, विधायक। अच्छा इधर देखो, ये यहाँ पे अंग्रेजी में अगर इसकी बात करें, ये विधानसभा, ठीक है, तो विधानसभा में जो इसका सदस्य होगा उसको क्या कहेंगे? बताया था हमने एक दिन, इसको कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हैं, MLA शॉर्ट में कहते हैं, MLA, ठीक है। इसका जो सदस्य होगा, जबकि इसका अगर सदस्य होगा उसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसके सदस्य को क्या कहेंगे? अलग से, मतलब देखो संयुक्त रूप से तो कह देंगे विधायक हिंदी में, लेकिन अगर यहाँ पे अगर जनरली अगर पूछ लिया जाए कि विधानसभा का जो सदस्य होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? तो विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं विधानसभा को अंग्रेजी में? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसके सदस्य को क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो कि विधान परिषद होता है इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसके सदस्य को क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसको कहते हैं MLA, इसको कहते हैं MLC। क्लियर? तो ये बात याद रखना, क्योंकि MLA अधिकतर पिक्चरों में दिखाया जाता है। MLA का मतलब क्या होता है? तो MLA मतलब ये हो जाएगी, है, समझ पा रहे कि नहीं? कि MLA होगा, और MLC की बात कर दे तो वो विधान परिषद का सदस्य होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से तुम्हारा जो है मुख्यमंत्री का जो सिस्टम है वो खत्म हो गया, ठीक। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था क्या? इसके बाद हमने बेटा देखो अनुच्छेद 176 में क्या पढ़ाया था, याद होगा आप लोग? अनुच्छेद 76 में क्या पढ़ाया था? महान्यायवादी, हैं। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है, तो इसमें 89 जोड़ दो, बस 89 जोड़ दो, तो उसी के समकक्ष राज्य में चले जाओगे तो महाधिवक्ता का वर्णन हो जाएगा। 89 जोड़ोगे 165 में चले जाओगे, तो जो काम वहाँ पे महान्यायवादी करता था वही काम यहाँ पे कौन करेगा? महाधिवक्ता। तो महान्यायवादी आप लोगों को याद होगा क्या करता था, जल्दी से बताओ? केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यानी भाई केंद्र सरकार, देखो केंद्र सरकार जो नहीं पार्टी बनती है, चाहे वह केंद्र सरकार की हो चाहे वह राज्य सरकार, तो मुख्यमंत्री में मंत्री वगैरह होते हैं, सब पढ़े लिखे थोड़े होते हैं, आधे ज़्यादा गुंडागर्दी करके जीत जाते हैं, सब पढ़े लिखे थोड़ा होते हैं, उनको सब कानून की इतनी ज्ञान थोड़ा होता है। तो उनको ज्ञान देने के लिए कोनो सदस्य होना तो चाहिए, वकील या फिर जज के रूप में, इतना ज़्यादा जिसको सब कानून का ज्ञान हो। तो वो कानूनी सलाह देने के लिए जो केंद्र स्तर पर होता है उसे कहते हैं महान्यायवादी। लिखा है हमने कहीं? हाँ, महान्यायवादी, ठीक है। जबकि राज्य स्तर पर यानी राज्य जो मुख्यमंत्री है उनकी मंत्रिपरिषद को सलाह देने के लिए महाधिवक्ता होता है। अच्छा, एक प्रश्न और हमने आपसे पूछा था, जो महान्यायवादी होता है इसको जो पैसा मिलता है, ठीक है, पैसा मिलता है, तो इसकी तनख्वाह जो होती है, ठीक है, कितनी होती है बताओ? नहीं होती है, वेतन भत्ते मिलते हैं। इसको जो पैसा वैसा नहीं मिलता है, फिर पैसा नहीं मिलता तो फिर क्या, कहाँ से कमाता है ये? तो ये देखो केंद्र सरकार के अलावा मुकदमे लड़ सकता है। बात समझ पा रहे कि नहीं? मुकदमे लड़ता है वो इसी का चार्ज करता है। लेकिन अगर कोनो मुकदमा केंद्र सरकार के खिलाफ लेके आ जाए तो लड़ेगा ये? नहीं लड़ेगा, केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेगा। ये ऐसे वैसे यहाँ पे भी है, महाधिवक्ता जो है ये भी राज्य सरकार के सारे मुकदमे लड़ता है, लेकिन इसको वेतन भत्ते तो दिए जाते हैं लेकिन वेतन नहीं मिलता। तो कोई तो वेतन नहीं मिलेगा तो फिर काम कैसे करेगा? तो भैया बहुत सारे मुकदमे लड़ते हैं, ठीक है, मुकदमे लड़ेगा। लेकिन अगर कोनो व्यक्ति के राज्य सरकार के खिलाफ लेकर के आ गया कि भैया देखो जो इस समय आदित्यनाथ हैं यूपी के मुख्यमंत्री, इनके लिए लेके आ गया कि आदित्यनाथ जो है बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, कोनो आरोप लगा के उनके ऊपर मुकदमा कर देंगे, तो फिर ये मुकदमा उसकी तरफ से नहीं लड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है किसका कानूनी सलाहकार है? राज्य सरकार, ठीक है। और ये जो होता है कानूनी सलाहकार किसका होता है? केंद्र सरकार। अब इसके बाद के अनुच्छेद हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है।